Hello everyone, welcome to EduMusk. I hope you all will be doing great. So this is our 7th lecture of management and ethics. In this lecture, we are going to discuss the most important topic of management. In today's lecture, we will discuss motivation, motivation techniques and theories given in motivation. Before starting the video, I'll request you all to kindly share and subscribe our channel. For the PDF of the videos, you can join our Telegram channel, that is EduMusk 1008. So without wasting our time, let's move to the topic. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं मोटिवेशन है क्या, मोटिवेशन वर्ड का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो जो मोटिवेशन वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड मोविर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू मूव, टू ड्राइव फॉरवर्ड, मतलब कि किसी चीज़ को आगे लेके जाना। क्लियर, एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है मोविर, उससे लिया गया है। फिर आता है मोटिवेशन की डेफिनेशन। मोटिवेशन को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल, कि लोगों को इंस्पायर करने का जो प्रोसेस है, किस तरीके से कि हम उनको इंटेंसिफिकेशन दे सके, उनकी डिज़ायर और विलिंगनेस जो है काम करने की, अपनी ड्यूटीज़ को पूरी करने की, उसको बढ़ावा दे सके, उसको मोटिवेशन कहा जाता है। और क्यों दिया जाता है? जिससे कि भाई वो अपनी कैपेबिलिटी से ज़्यादा काम करने की कोशिश करें, जिससे कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाएँ। ठीक है, अगर हम एक फर्म और ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो क्या होगा कि मोटिवेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो उसके एम्प्लॉयज़ या उसके अंदर जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको इंस्पायर करती है जस्ट टू फुलफिल देयर नीड्स, और मतलब जो उनकी विलिंगनेस है, उनकी जो डिज़ायर है उसको, जिससे कि वो जो कोई भी कॉमन ऑब्जेक्टिव है उस पूरी एंटरप्राइजेस का या फिर उस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको अचीव किया जा सके। ठीक है, मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकल टर्म है, जिसको हम मतलब एक किसी भी एम्प्लॉय पे फोर्स नहीं कर सकते, कि मैं ये नहीं कर सकती कि भाई इसको मोटिवेट करना है तो भाई इसको प्रेशराइज करके, इसको स्ट्रेस दे के हम इसको मोटिवेट कर सकते हैं। नहीं, ये एक ऐसी प्रोसेस है जो एक एम्प्लॉय के अंदर खुद से ही आए, वो उसके इनहेरिट होए उसके अंदर कि ठीक है, मुझे अपनी इच्छा से, अपने विलिंगली, अपने मतलब अपने मन से कोई काम करना है। क्लियर, तो मोटिवेशन जो है वो किसी पे थोपा नहीं जा सकता, किसी भी पर्सन पे। वो उसकी इनहेरिट विश है या इनहेरिट विलिंगनेस है कि वो उस काम को करेगा। क्लियर, और वो खुद से ही अपने आप को मोटिवेट करता है। ओके, अब जो मोटिवेशन है, अब वो कैसे आता है किसी भी पर्सन के अंदर, मतलब मोटिवेशन लाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। सबसे पहला जो है हमारे पास आता है अनसेटिस्फाइड नीड। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जब भी हमें किसी चीज़ की नीड होती है, मान लो अभी हमारा एग्ज़ाम होने वाला है एफसीआई का, आप उसी से एक एग्जांपल ले लीजिए। तो अब हमारी अपने अपने सबकी अपनी अपनी डिज़ायर्स होंगी, अपनी अपनी नीड्स होंगी, कि भाई कोई पैसे के लिए कर रहा होगा, किसी को ऑरा चाहिए होगा, किसी को फेम चाहिए, या मतलब जो भी है, सबका अपना अपना मोटिव है। क्लियर, अपना एक मोटिवेशन है। वही मोटिव वर्ड वही है कि भाई एक मोटिवेशन, किसी को एक एंथुसियाज्म मिल रहा है अंदर से कि भाई मुझे करना है। एक अनसेटिस्फाइड नीड है जिसको फुलफिल करने के लिए हम अपने आप को मोटिवेट करके रख रहे हैं कि भाई हमें एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करना है। तो वही चीज़ है, सबसे पहले तो एक अनसेटिस्फाइड नीड आती है कि जो मोटिवेशन जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू होता है किसी भी ह्यूमन बीइंग के अंदर, कि जब तक उसके अंदर डिज़ायर नहीं होगी, किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, उसको नेसेसिटी नहीं होगी, तब तक कि उसके अंदर मोटिवेशन नहीं आएगा। क्लियर, उसके बाद आता है सेकंड, टेंशन। तो किसी चीज़ की जब डिज़ायर होती है, ज़रूरत होती है हमें, तो क्या होता है, वो टेंशन जनरेट करती है। अब हमें प्रेशर होगा कि भाई हमारा एग्ज़ाम आने वाला है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है कि एग्ज़ाम का जो प्रेशर है या टेंशन है वो मोटिवेशन देता है। क्लियर, उसके बाद थर्ड है ड्राइव। अब ये जब टेंशन होगी तो उसके बाद मतलब ये एक प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले नीड आती है। नीड क्या है? टेंशन क्रिएट करती है। टेंशन जो है वो एक ड्राइव क्रिएट करती है। क्या करती है कि पर्सन जो है वो तरीके ढूंढता है जस्ट टू मेक हिम और हर सेल्फ सेटिस्फाई। खुद को सेटिस्फाई करने के लिए जो पर्सन मतलब एफर्ट्स लेता है वो आता है ड्राइव में। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्च बिहेवियर। सर्च बिहेवियर क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो है वो ऑप्शंस चूज करने लग जाए अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर, या जो चीज़ उसे चाहिए उसके लिए वो ऑल्टरनेटिव्स देखने लग जाए कि भाई हाँ मेरे को कैसे मतलब वो एफर्ट्स ले कि कैसे मुझे अपनी जो डिज़ायर है, जो नीड है, उसको फुलफिल करना है। क्लियर, नीड हो गई, टेंशन हो गई, फिर ड्राइव, फिर सर्च बिहेवियर, कि भाई वो अपना एक बिहेवियर, अपने ऑप्शंस चूज कर रहा है कि भाई हाँ किस तरीके से उसे बिहेव कर रहा है, किस तरीके से उसको अपनी डिज़ायर को, नीड को फुलफिल करना है। उसके बाद आता है सेटिस्फाइड नीड। जब उसको एक
एक वे मिल जाता है, एक बिहेवियर मिल जाता है, एक ऑल्टरनेटिव मिल जाता है अपनी डिज़ायर को पूरे, अपनी नीड को पूरी करने का, तो वो क्या है, सेटिस्फेक्शन आता है। मान लो अगर आपका एग्जाम निकल जाता है तो आपको एक सेटिस्फैक्ट्री बिहेवियर फील होगा अपने अंदर ही कि ठीक है मैंने कुछ अचीव कर लिया। क्लियर? तो ये जो चीज़ थी, वो जो मोटिवेशन आया वो तुम्हें कुछ ना कुछ तरीके से सेटिस्फाई करके जाए। क्लियर? तो सेटिस्फाइड नहीं क्या होता है, आफ्टर बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर मैनर फॉर अ लॉन्ग टाइम देन he or she evaluate that whether the need is satisfied or not. क्लियर? सेटिस्फाइड नीड क्या होती है कि अगर हमारा मोटिवेशन है, हमने एक लंबे टाइम तक एक पर्टिकुलर मैनर में बिहेव किया है और उससे हमें हमारी सेटिस्फैक्ट्री जो नीड है वो फुलफिल हुई है या नहीं हुई है, ये चीज़ देखी जाती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है रिडक्शन ऑफ टेंशन। अगर नीड फुलफिल हो जाती है तो टेंशन खत्म हो जाती है, नहीं होती है तो फिर वो मेंटेन रहता है। क्लियर? तो ये सारा प्रोसेस होता है मोटिवेशन का। तो अपने आप को मोटिवेट करने के लिए एक पर्सन को एक डिज़ायर, नीड, एक विलिंगनेस होना उसके अंदर ज़रूरी है किसी भी चीज़ को लेके। क्लियर? उसके बाद आ जाता है हमारा टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। सबसे पहले आता है हमारा कॉम्पिटेंस मोटिवेशन। ये जो मोटिवेशन है हमारा, ये मतलब इसका जो मोटो है, इसका जो एजेंडा है, इस मोटिवेशन के अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है या जो कोई एम्प्लॉय होता है, कोई इंडिविजुअल होता है, वो अपने आप को मतलब इस तरीके से रखता है, इस तरीके से अपनी कैपेबिलिटीज़ को अलाउ करता है कि वो एक अच्छी क्वालिटी का काम कर सके, मतलब अपना जो काम है उसको अच्छे से परफॉर्म कर सके। मतलब वो खुद को इतना मोटिवेटेड रखता है कि वो अपने जॉब को बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है, अपने किसी भी काम को करने में बहुत प्राउड फील करता है, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है उनको यूज़ करता है किसी भी ऑब्स्टिकल को कन्फ्रंट करने में, फेस करने में। क्लियर? मतलब कॉम्पिटेंस मोटिवेशन के अंदर जो मतलब पर्सन होता है, इंडिविजुअल होता है, वो क्या करता है, अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है और एक अच्छी क्वालिटी का वर्क प्रोवाइड करता है और उसको करने में अपने आप में एक प्राउड फील करता है और नई नई चीज़ें करने की, क्रिएट करने की उसके अंदर एक मतलब एक तरीके से विलिंगनेस होती है, एक ईगरनेस होती है, एक अपनी इच्छा होती है, डिज़ायर होती है उसकी। क्लियर? तो पहला था कॉम्पिटेंस मोटिवेशन। अब अगर मैं मोटिवेशन को मतलब एक तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो क्या होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। मतलब कि कुछ तो ऐसा होता है कि एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स को देख के कि भाई रिवॉर्ड, पनिशमेंट, इन चीज़ों से मोटिवेशन आता है। एक खुद की विलिंगनेस से जो मोटिवेशन आता है वो आता है इंट्रिंसिक फैक्टर के। तो इंट्रिंसिक जो हमारे मोटिवेशन के लिए आता है, तो वो ये जो कॉम्पिटेंस मोटिवेशन है वो किसके अंदर आएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आएगा। क्लियर? क्योंकि इसमें जो विलिंगनेस है वो खुद की है, उसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से मोटिवेशन नहीं आ रहा है, उसकी खुद की इच्छा है, वो खुद एक तरीके से उसकी डिज़ायर है, उसकी विलिंगनेस है, उसकी वजह से वो मोटिवेट हो रहा है। तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आएगा। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन। इसके अंदर क्या होता है कि किसी भी पर्सन को मतलब अचीवमेंट के लिए, मतलब खुद को एक अच्छी जगह पहुंचाने की, सक्सेसफुल होने के लिए, अलग अलग अचीवमेंट पाने की जो एक तरीके से जो डिज़ायर होती है, नीड होती है, उसका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई वो एक सक्सेसफुल बने लाइफ में और अपने जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करे। तो अचीवमेंट मोटिवेशन जो है वो भी खुद से ही आती है। मतलब जो अकम्पलिशमेंट वो पाता है उसके लिए वो खुद की डिज़ायर होती है, खुद की नीड होती है, ना कि वो किसी रिवॉर्ड या किसी पनिशमेंट के चक्कर में उसको पा रहा होता है। इट इज़ सिमिलर टू काज़न अप्रोच ऑफ जैपनीज़ मैनेजमेंट। तो जैपनीज़ जो मैनेजमेंट है उसकी जो काज़न अप्रोच है उसी की तरह होता है अचीवमेंट मोटिवेशन। क्लियर? तो ये भी एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन का फैक्टर है, क्योंकि इसमें भी विलिंगनेस से ही हो रहा है, इसमें किसी रिवॉर्ड या पनिशमेंट की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एफिलिएशन मोटिवेशन। इट इज़ अ ड्राइव टू रिलेट टू पीपल ऑन अ सोशल बेसिस। तो सोशल बेसिस पे हम जो लोगों से रिलेट करते हैं, उनसे मतलब कनेक्ट होते हैं, वो क्या होता है, हमारा एफिलिएशन होता है। पर्सन विद एफिलिएशन मोटिवेशन परफॉर्म वर्क बेटर व्हेन दे आर कॉम्प्लीमेंटेड फॉर देयर फेवरेबल एटीट्यूड्स एंड कॉपरेशन। मतलब एफिलिएशन के अंदर क्या आता है कि पर्सन क्या होता है, सोशल बेसिस पे जो अपनी ये ड्राइव जो एक तरह से परफॉर्म करता है, जो भी वो काम करता है वो किस बेसिस पे करता है कि जब उसको एफिलिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है अच्छा काम करने के लिए लोगों से, तो कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो वो क्या करता है, एक फेवरेबल एटीट्यूड देता है या प्रोवाइड करता है, लोगों को सपोर्ट देता है। तो वो चीज़ किसके अंदर आती है, एफिलिएशन मोटिवेशन के अंदर आती है कि पर्सन जो है वो किसी के कॉम्प्लीमेंट्स या किसी के मतलब एक अच्छे एटीट्यूड से मतलब मोटिवेट होकर जो काम कर रहा है, लोगों के कोऑपरेशन से, कॉम्प्लीमेंट से काम कर रहा है, तो वो एफिलिएशन मोटिवेशन के अंदर आता है। क्लियर?
उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन के अंदर वह क्या होगा हमारा कि इट इज़ द ड्राइव टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड चेंज सिचुएशंस। तो पावर मोटिवेशन जो होगा वो क्या करता है कि वो लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। तो अब इसमें ये एक्सट्रिंसिक फैक्टर हो गया, ठीक है। एफिलिएशन भी इंट्रिंसिक है, क्योंकि उसमें क्या है वो मोटिवेट ज़रूर हो रहा है लेकिन उसको कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, बस वो है कि वो लोगों के कॉम्प्लीमेंट के चक्कर में लेकिन काम अपनी विलिंगनेस से कर रहा है। क्लियर। लेकिन पावर मोटिवेशन में क्या होता है कि जो पर्सन है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है, वो काम ही दूसरे की वजह से कर रहा है। पावर मोटिवेटेड पीपल विश टू क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर विलिंग टू टेक रिस्क टू डू सो। मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए बंदा क्या कर रहा है कि वो अपना मतलब आप रिस्क ले रहा है और काम करने के लिए विलिंग हो रहा है। तो पावर मोटिवेशन क्या होगा, एग्जिस्टिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद आता है क्रिएटिव मोटिवेशन। क्रिएटिव मोटिवेशन इज नोन टू बी प्रॉम्प्ट बाय अ सेंस ऑफ वांटिंग और टू से और एक्सप्रेस समथिंग। It could be in the form of word, art, business, but it is always start from trying to express oneself। मतलब क्रिएटिव मोटिवेशन क्या होता है कि किसी चीज़ की इच्छा, किसी चीज़ की को एक्सप्रेस करना, किसी चीज़ को कहना क्या आता है, किस के अंदर आता है, क्रिएटिव मोटिवेशन के अंदर आ सकता है। तो ये किसी भी फॉर्म का मोटिवेशन हो सकता है कि जैसे गाने का, कोई चीज़ आर्टफुल कोई चीज़ है कि भाई आर्ट करने का, बिजनेस का, कोई प्रोडक्शन का। तो ये एक, लेकिन ये इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये किसी से बाहर से नहीं लिया जा रहा है या किसी के इन्फ्लुएंस से नहीं आ रहा है। ये खुद की एक कैपेबिलिटी है या खुद की एक एबिलिटी है जो इनहेरिट है एक पर्सन के अंदर, कि वो कुछ कहना चाहता है, कुछ एक्सप्रेस करना चाहता है, वो उसका इनहेरिट फैक्टर है। क्लियर। तो ये जो है ये भी एक इंट्रिंसिक फैक्टर का है। तो अब तक हमने जितने भी पढ़े वो सारे इंट्रिंसिक थे एक्सेप्ट पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन को छोड़ के बाकी के सारे क्या थे, हमारे इंट्रिंसिक थे। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन। फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन फोकस ऑन सेटिस्फाइंग बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स। अपनी फिजियोलॉजिकल नीड्स को पूरा करने के लिए, जैसे एयर, फूड, वाटर, स्लीप, वार्म, सेक्स, ये जो खुद की प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो पर्सन मोटिवेट होता है कि भाई मुझे अच्छा खाना है, अच्छा रहना है, मतलब अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, तो वो क्या होता है, फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन होता है। ये भी इंट्रिंसिक के अंदर आता है क्योंकि हम अपने लिए सोच रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं, ना कि किसी एक्सट्रिंसिक फैक्टर से हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। क्लियर। तो ये भी इंट्रिंसिक के अंदर आएगा। उसके बाद आता है हमारा एटीट्यूड मोटिवेशन। एटीट्यूड मोटिवेशन इज हाउ पीपल थिंक एंड फील। इट इज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस, देयर बिलीव इन देमसेल्फ। अब ये खुद के बारे में बात हो रही है, तो आपको बस ये देखना है कि कौन सा मोटिवेशन हमें खुद से लिंक कर रहा है, खुद से कनेक्ट कर रहा है, और कौन सा हमें दूसरों से इन्फ्लुएंस करवा रहा है। तो एटीट्यूड के अंदर तो अपने आप आ रहा है कि कैसे लोग सोचते हैं, फील करते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, वो खुद पे कैसा बिलीव रखते हैं, उनका लाइफ को लेकर एटीट्यूड कैसा है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो एटीट्यूड मोटिवेशन भी क्या होगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगा कि वो अपना फ्यूचर, उनका पास्ट, उनके प्रेजेंट, उनके सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उस चीज़ से रिलेट होकर मोटिवेट हो रहे हैं। तो ये किसके अंदर आएगा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आएगा। क्लियर। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव मोटिवेशन। इंसेंटिव मोटिवेशन का क्या है कि भाई कोई भी बंदा अगर मतलब किसी टीम में काम कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है और उसके लिए उसको रिवॉर्ड मिल रहा है कि भाई इफ़ यू डू दिस यू विल गेट दिस, ऐसा वाला एटीट्यूड होता है, तो वो कौन सा आता है, हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर आता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस है, उसको रिवॉर्ड मिलेगा तो वो अपना ऐसा एटीट्यूड रख रहा है, मोटिवेट हो रहा है या काम को कर रहा है मोटिवेट होके, तो इसलिए आता है एक्सट्रिंसिक के अंदर। तो इंसेंटिव मोटिवेशन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आता है फियर मोटिवेशन। किसी डर से किसी काम को करना, इरिस्पेक्टिव ऑफ द विल, अगेंस्ट अपनी विल के अगेंस्ट जाके किसी काम को करना, क्या आता है, फियर मोटिवेशन के अंदर आता है। तो ये इंस्टेंटेनियस मतलब एक एक्शन होता है या एक मतलब एक तरीके से हम किसी के दबाव में आके जो काम करते हैं कि भाई हमें ये जॉब करना ही करना है बिकॉज हमें प्रेशर है, तो उसको क्या कहते हैं, फियर मोटिवेशन कहते हैं। क्लियर है। तो ये सारे जो थे ये टाइप्स थे मोटिवेशन के, ये 9 टाइप्स थे जो कि हमारे जो मतलब मेन जो 2 पार्ट्स हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, उनका पार्ट थे। क्लियर। तो इंट्रिंसिक मैंने बता दिया, जो खुद के बारे में सोच के या एक पर्सन के इंडिविजुअल अपने एक्शंस के लिए मोटिव जो लिया मतलब मोटिवेशन दिया जाता है, वो क्या होता है, हमारा इंट्रिंसिक होता है। और एक्सट्रिंसिक क्या है कि किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होकर जो भी मोटिवेशन आता है, मिलता है एक पर्सन को, वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। उसी के ये 9 टाइप्स है। क्लियर है।
अब आता है हमारा टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन के लिए जो टेक्निक्स फॉलो की जाती हैं कि भाई किस तरीके से एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करके रखा जा सके, वो सारे जो मेथड्स हैं जो कि मोटिवेशन के अंदर मतलब मोटिवेशन को एनकरेज करने के लिए या किसी के अंदर इन्वॉल्व करने के लिए, किसी पर्सन के अंदर डालने के लिए, ठीक है, उन सारी चीज़ों को, उन सारे टेक्निक्स को अभी हम पढ़ेंगे वन बाय वन। तो देख लेते हैं कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो एक पर्सन के अंदर मोटिवेशन को इनकलकेट करती हैं, मतलब लेके आती हैं। सबसे पहला आता है पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन जो है, अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग या प्लानिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहेगा तो क्या होएगा, उसको एक एनकरेजमेंट मिलेगा, एक एंथुसियाज्म मिलेगा कि वो उस, अगर मान लो कि किसी डिसीजन मेकिंग या किसी प्लानिंग एक्टिविटी में उसका इन्वॉल्वमेंट है तो क्या होगा कि भाई उसको नई नई चीज़ें रिकॉग्नाइज होंगी, वो उस प्लान या उस प्रोजेक्ट से बिलोंग करेगा, तो उसको उसकी अकम्पलिशमेंट के लिए ये रहेगा कि भाई उसके लिए हमें उसके जो रिजल्ट आए वो अच्छा रहे, उसके कॉन्सिक्वेंसेज अच्छे हों, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा फील होगा। तो अगर किसी भी मैनेजमेंट के अंदर किसी एम्प्लॉय को डिसीजन मेकिंग और प्लानिंग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अंदर अपने आप मोटिवेशन आता है, क्योंकि एक प्लानिंग और एक डिसीजन मेकिंग अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती है कि एक इंडिविजुअल, एक एम्प्लॉय के अंदर की भाई वो रिकग्निशन करेगा किसी भी काम की, कि उसको ये लगेगा कि भाई मैं इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मुझे इसको कंप्लीट करवाना है, उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज़ फील होगी। तो एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, मतलब एक्टिविटीज़ के अंदर या कोई डिसीजन मेकिंग है उसके अंदर उसका पार्ट कराना, क्लियर, जिससे कि वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के अंदर, क्लियर। तो पार्टिसिपेशन पहली टेक्निक है मोटिवेट करने की। उसके बाद आता है नेक्स्ट बिहेवियरल मोशन। तो इस टेक्निक से हम क्या देखते हैं कि अगर हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को एनहेंस करते हैं या उसके बिहेवियर में सुधार लाने की कोशिश करते हैं डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स से, तो क्या होता है कि उसको एक अपना जो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए उसको एनकरेजमेंट होता है, उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है और वो खुद में मोटिवेट फील करता है और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, क्लियर। तो एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है अगर उसको एनहेंस किया जाए डिफरेंट टूल्स और टेक्निक्स की हेल्प से, तो भी मतलब हमारा जो है एम्प्लॉय वो क्या होगा, मोटिवेटेड रहेगा, क्लियर। थर्ड आता है हमारा मनी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट। ये तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है किसी भी एम्प्लॉय के लिए, अगर उसको इंसेंटिव, उसको बेनिफिट्स दिए जाएं, उसको टेंजिबल सर्विसेज दी जाएं, उसकी जो पेमेंट है या सैलरी है उसको इंक्रीज़ किया जाए, तो उससे तो वो ऑब्वियसली मोटिवेट होकर अच्छे से काम करेगा, उसकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट टेक्निक है मनी एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स, तो क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप के अंदर क्या किया जाता है कि एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया जाता है, वर्क यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उनके जो भी सोसाइटल नीड्स होती हैं, उनके जो भी मतलब जिस हिसाब से उनका काम होता है उस हिसाब से उनको कैटेगरीज और ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर वो ग्रुप में काम करते हैं, अपनी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी के हिसाब से चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिससे कि जो डेफिशिएंसी कॉजेज़ होते हैं या जिसकी वजह से जो भी काम ख़राब होता है, रुकता है, वो एक दूसरे के साथ शेयर करके उसको कंप्लीट करते हैं। इससे जो एम्प्लॉय होता है वो आपस में ही, अपने आप में ही मोटिवेटेड रहता है और सेल्फ डायरेक्टेड रहता है, क्योंकि उसको अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब की अटेनमेंट है वो समझ में आती है। क्योंकि वो जब ग्रुप में काम करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप एक कॉम्पिटिशन की वो रहती है कि ठीक है मुझे अच्छा काम करना है, अच्छे से परफॉर्म करना है, और एक ये भी होता है कि हमें दूसरे से सीखने को मिलता है, ठीक है। अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं तो कोई चीज़ अगर हमें नहीं आ रही है तो हमें उस चीज़ के लिए इन्फ्लुएंस मिलेगा, और अगर हमें आती भी है तो हम एक कंपटीशन में रहेंगे कि ठीक है आई हैव टू डू बेटर, आई हैव टू डू गुड, मतलब हर चीज़ मेरे को अच्छी करनी है, क्लियर। तो वर्क ग्रुप एक बहुत अच्छा एंथुसियाज्म है, बहुत अच्छा मोटिवेशन टेक्निक है किसी भी एम्प्लॉय से अच्छे से काम करवाने के लिए, क्लियर। उसके बाद आता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान्स। मतलब अगर कोई भी चीज़ में प्रॉफिट हो रहा है, कोई एक प्रोजेक्ट हुआ उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर हम उसको एम्प्लॉय के साथ शेयर करेंगे तो उससे भी वो मोटिवेट रहेगा और फर्दर कंपनी के साथ या ऑर्गेनाइजेशन के साथ आगे कभी भी कोई प्रोजेक्ट होगा उसमें बहुत ही मोटिवेटेड वे में परफॉर्म करेगा और अच्छे से डील करेगा आगे आने वाले सारे प्रोजेक्ट्स को। तो मतलब क्या है कि अपनी जो प्रॉफिट शेयरिंग होती है ऑर्गेनाइजेशन की, उसको अगर वो एम्प्लॉय के साथ शेयर करती है तो भी उसको बहुत मोटिवेशन मिलता है, और ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है किसी भी एम्प्लॉय को एनकरेज करने के लिए, काम करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर।
नेक्स्ट आता है स्किल बेस्ड पे। तो स्किल बेस्ड पे मतलब कि ना जो भी एम्प्लॉय है उसको उसके हिसाब से, उसके स्किल के हिसाब से अगर टास्क परफॉर्म करने के लिए दिया जाए तो उससे वो खुश होके अच्छी से अपना पूरा 100% दे के काम करेगा, क्योंकि वो उसी काम के लिए बना है, वो उतना स्किलफुल है कि वो उस जॉब को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो इससे क्या होता है कि उसकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और वो मोटिवेटेड रहता है, क्योंकि वो उसके इंटरेस्ट का काम होता है। क्लियर। तो ऐसे ही जो मतलब जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए उनको अकॉर्डिंगली जॉब पर अलॉट की जाए, जिससे कि वो अच्छे से परफॉर्म कर सकें और वो अपने काम में मोटिवेटेड रहें। नेक्स्ट आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब है कि अगर कोई भी मतलब कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक मैनेजमेंट क्या करे, कमेटी बनाए, उसमें एम्प्लॉयज़ को पार्ट करने के लिए मोटिवेट करे, उसमें मतलब पार्ट लेने के लिए मोटिवेट करे कि भाई हाँ तुम डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। इससे क्या होएगा कि जब वो अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके उनसे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ओपिनियन, अपने आइडियाज़ को वो अच्छे से क्लियरली रख पाएंगे, उनके जो थॉट्स हैं वो एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन के लिए हेल्पफुल होंगे, और एक उनके अंदर भी एक वर्क कमिटमेंट का एक मतलब एक एंथुसियाज्म आएगा, एक तरह से एक जज्बा आएगा, एक मतलब एक वे क्रिएट हो जाएगा उन्हें कि भाई ठीक है हमें अपने अपने पॉइंट्स रखने हैं, अपने आइडियाज़ रखने हैं। तो वो इनोवेटिव जो क्रिएशन है वो चीज़ें आएंगी और इससे वो मोटिवेट रहेंगे कि भाई हाँ ठीक है हमें अपने आप को प्रूव करना है, हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहाँ पे हमें डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ करनी है। उसके लिए वो अपने ओपिनियंस को देने के लिए वो एक थिंकिंग प्रोसेस जो होता है वो जनरेट होता है। क्लियर। कि भाई हम एक मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ अगर किसी से कराते हैं तो क्या होता है, वो क्रिएटिव वे में सोचना शुरू करता है। क्लियर। और वो अपने काम के लिए फिर उतना ही मोटिवेटेड रहता है। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन बहुत एक अच्छी टेक्निक है किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। हमारा थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन। तो मोटिवेशन ऑफ थ्योरीज को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। पहला है कंटेंट थ्योरी, दूसरा है प्रोसेस थ्योरी। तो कंटेंट थ्योरी जो है वो किस चीज़ पे फोकस करती है कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती है उसको। क्लियर। मतलब कंटेंट थ्योरी आर द अर्लीस्ट थ्योरी, जो सबसे पहली जो थ्योरी है जो मोटिवेशन के लिए दी गई थी। इसके अंदर हमारा जो मतलब जो वर्किंग एनवायरनमेंट होते हैं उसमें जो मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होती हैं, पॉलिसीज़ होती हैं, उनमें इसका बहुत मेजर रोल है। जबकि एकेडमिक सर्कल्स जो हैं वहाँ पर इसको बहुत कम यूज़ किया जाता है, बहुत कम ही एक्सेप्ट किया जाता है इन थ्योरीज़ को। कंटेंट थ्योरी को नीड थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी नीड्स को आइडेंटिफाई करती हैं कि हमारी नीड्स क्या है और उससे रिलेटेड हमें मोटिवेशन प्रोवाइड करती है और उन नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करती हैं। क्लियर। जो कंटेंट थ्योरी है हमारी उसको हम ये तो बता सकते हैं कि भाई ये तो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई हमारी नीड क्या क्या है, लेकिन हम उसमें ये नहीं बता सकते कि वो चीज़ हमें मोटिवेट कर रही है या डीमोटिवेट कर रही है। मतलब हम उसको अच्छे से कम्प्लीटली ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि वो जो हमारी नीड है या वो डिज़ायर है वो हमें मोटिवेट कर रही है या डीमोटिवेट कर रही है। क्लियर। अब हमारे चार टाइप की कंटेंट थ्योरीज हैं। सबसे पहली है मैस्लो नीड हायरार्की, फिर है एल्डरफर ईआरजी थ्योरी, फिर मैक्लेलैंड अचीवमेंट मोटिवेशन, और फिर हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। ये जो चारों थ्योरीज थी ये कंटेंट थ्योरी के अंदर आती हैं। इनको हम अब आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। उसके बाद एक बार देख लेते हैं प्रोसेस थ्योरी क्या होता है। प्रोसेस थ्योरी क्या है, इसका जो कंसर्न है, इसका जो मेन मोटो है वो क्या है कि हम ये देखते हैं कि हाउ मोटिवेशन आकर, मतलब मोटिवेशन आकर कैसे होता है, लोग इन्फ्लुएंस कैसे होते हैं, कौन सी प्रोसेस से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये किसके अंदर आता है, प्रोसेस थ्योरी के अंदर आता है। नो सिंगल मोटिवेशन थ्योरी एक्सप्लेन्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ पीपल्स मोटिव और लैक ऑफ मोटिव्स। मतलब एक सिंगल मोटिवेशन थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर सकती, ये नहीं बता सकती कि जो पर्सन है वो किस तरीके से मोटिवेट होता है और क्या चीज़ें उसको लैक करवाती हैं मोटिव रखने में या मोटिवेट करने में। Each theoretical explanation can serve as the basis for the development of techniques for motivating। मतलब हर जो थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन करती है, एक बेस देती है, एक बेस क्रिएट करती है, डेवलप करती है किसी भी टेक्निक का जो कि उसे मोटिवेट करती है किसी भी पर्सन को। ठीक है। तो हमारी जो प्रोसेस थ्योरीज हैं उसमें सबसे पहली है एडम्स इक्विटी थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, री इन्फोर्समेंट थ्योरी। क्लियर। तो ये जो चारों थ्योरीज हैं ये आती हैं हमारी प्रोसेस थ्योरी के अंदर। अब हम सारी थ्योरीज को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कंटेंट थ्योरीज को देखेंगे, उसके बाद प्रोसेस थ्योरीज को। इन आठों की आठों थ्योरीज को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या है, कैसे ये मोटिवेट कर रही है, क्या मोटिवेशन आता है इन थ्योरीज के अंदर।
तो सबसे पहले थ्योरी हमारी मैस्लो की थ्योरी, जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की। 1943 में अब्राहम मैस्लो हुए थे, उन्होंने 1943 में अब्राहम मैस्लो ने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की। उन्होंने ये बताया था कि भाई हमारे जो एक इंडिविजुअल है उसको जो उसकी जो नीड्स हैं वो कैसे मतलब रखनी चाहिए, किस तरीके से जो नीड्स हैं वो मोटिवेट करती हैं पर्सन को। ठीक है, तो ये कंटेंट थ्योरी का पार्ट है, तो हम ये देखेंगे कि मोटिवेशन है क्या। ठीक है, तो उसने क्या करा, उसने ह्यूमन मोटिवेशन का जो पैटर्न था उसके लिए एक हायरार्की क्रिएट करी, उसको एक हायरार्की में रखा। किस तरीके से हायरार्की बनाई, हायरार्की थी कि भाई जो नीड्स हैं वो किस तरीके से एक पर्सन के लिए इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती हैं। उसने जो बिल्कुल फंडामेंटल नीड्स थी उनको बॉटम में रखा, मतलब उसने एक पिरामिड जनरेट किया, एक पिरामिड के फॉर्म में उसको बनाया और उसको हायरार्की प्रोसेस दी, जिसमें जो फंडामेंटल नीड्स थी उसको बिल्कुल बॉटम में रखा और उन नीड्स के हिसाब से ही उसका जो पिरामिड था उससे बॉटम से वो अप गया। क्लियर, तो हायरार्की की जो नीड्स थी उसमें जो इंक्लूड किया गया था वो था फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बिलोंगिंग नीड, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। क्लियर, तो मतलब जो सबसे बेसिक जो फंडामेंटल नीड थी उसको सबसे नीचे रखा गया था पिरामिड में, और जो उससे मतलब कम बेसिक थी या कम फंडामेंटल थी उसको उससे ऊपर 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 उस हिसाब से उसको हायरार्की प्रोसेस दी गई। और उस हायरार्की को ही फॉलो करके उसने ये एक्सप्लेन किया कि जो नीड्स हैं किस तरीके से वो मोटिवेट करती हैं एक पर्सन को। क्लियर, तो अभी इन जो ये नीड्स हैं इनको देख लेते हैं कि उन्होंने किस बेसिस पे इनको सेग्रीगेट किया, किस बेसिस पे इसको अलग किया। तो सबसे पहला आता है हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर हमारी सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिक नीड्स आती हैं जो सर्वाइवल के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आती हैं जैसे कि एयर, वाटर, फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर, ये सारी चीज़ें जो है जो बिल्कुल बेसिक नीड्स हैं। जैसे हम कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान, उसी तरह से जो बेसिक नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर उसने काउंट करी। और उन्होंने बताया कि ये जो नीड्स हैं अगर इसको पाने में एक पर्सन फेल होता है तो वो बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाता है, उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं हिट होता है। ठीक है, तो जो एक एम्प्लॉय है उसको एकदम मिनिमम जो बेसिक वेजेस हैं वो तो उसको प्रोवाइड होनी ही चाहिए, जिससे कि वो अपनी बेसिक जो नीड्स हैं वाटर, फूड, क्लोथिंग, इसकी जिससे उसकी बेसिक नीड फुलफिल हो सके। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट आता है जो पिरामिड में फिजियोलॉजिकल नीड्स से ऊपर वाला जो एक बार है वो क्या है, सेफ्टी नीड्स का। सेफ्टी नीड्स क्या है, जब फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद हमारी क्या आती है, सेफ्टी अराइज होती है। सेफ्टी क्या है, सेकंड लेवल है हमारा, सेकंड लेवल ऑफ नीड्स है, जिसके अंदर हमारा आता है जॉब सिक्योरिटी, सेफ्टी, पर्सनल सिक्योरिटी, हेल्थ, ये सारी चीज़ें कि भाई जब एक पर्सन की फिजियोलॉजिकल जो बेसिक नीड्स हैं वो पूरी हो जाएंगी उसके बाद क्या आता है, उसका सेफ्टी पर्पस आता है। उसके अंदर उसको पता चलता है कि भाई उसको उसकी हेल्थ, उसकी पर्सनल सिक्योरिटी, उसकी जॉब सिक्योरिटी, उसके लिए ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बिलोंगिंग नीड्स। बिलोंगिंग नीड्स क्या है, थर्ड लेवल है हमारा नीड्स का पिरामिड के अंदर, जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स के बाद आता है। इसके अंदर जो पर्सन है उसकी जो नीड्स है वो क्या इन्वॉल्व करती है कि फ्रेंडशिप, इंटीमेसी, फैमिली, मतलब उसका जो कनेक्शन वाला पार्ट है वो आता है इस नीड के अंदर। मतलब कि उसका एक गुड रिलेशन रहे जिससे कि भाई उसकी जो नीड्स है वो मोटिवेटेड रहे, उसका एक तरीके से बिलोंगिंगनेस जो है किसके साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने जो सुपीरियर्स हैं, सबऑर्डिनेट्स हैं, अपने पीयर्स हैं, जो उनके साथ जो उसका रिलेशनशिप है उसको हम कहते हैं बिलोंगिंग नीड्स। और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका। जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद हमारा बिलोंगिंग्स आता है। क्लियर, उसके बाद आता है एस्टीम नीड्स। जो सेल्फ एस्टीम है ये फोर्थ लेवल है हमारा हायरार्की में। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर टू बी वैल्यूड एंड एक्सेप्टेड बाय अदर्स, कि जो डिज़ायर या जो नीड है उसकी उसकी जो वैल्यू है उसको दूसरे भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। इसके दो वर्जन है मैस्लो ने जो बताए, वो है एक लोअर वर्जन, एक है हायर वर्जन। दोनों को देख लेते हैं। पहला है लोअर वर्जन। लोअर वर्जन क्या है कि हमें दूसरों से जब रिस्पेक्ट की जो नीड पड़ती है वो नीड किससे होती है, फॉर द फेम, स्टेटस, अटेंशन और रिकॉग्निशन। मतलब इन सब चीज़ों के लिए जब हमें दूसरों से रिस्पेक्ट की ज़रूरत पड़े तो वो आता है लोअर वर्जन के अंदर। हायर वर्जन के अंदर क्या आएगा, हमारा हायर वर्जन होता है अपने लिए, जो हमें रिस्पेक्ट होती है अपने लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, जो कि हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी स्ट्रेंथ और हमारी इंडिपेंडेंस को एनकरेज या बढ़ाता है, तो वो क्या आता है, हायर वर्जन के अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स।
सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड जो है वो टॉप लेवल नीड है हायरार्की में। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल की जो डिज़ायर है वो सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए, खुद की एक अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो उसकी नीड्स होती हैं, जैसे सो द एम्प्लॉय शुड गिव फ्रीडम एंड असाइन अ राइट जॉब टू फुलफिल द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। मतलब क्या होता है कि अपनी अपनी जो एक्चुअल उसकी नीड्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए उसको एक राइट जॉब असाइन की जाए, उसको अपनी फ्रीडम दी जाए जिससे कि वो अपने लिए सोच सके, वो आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर। These 5 different levels were further sub-categorized into 2 main groups, deficiency and growth needs. ये जो 5 जो लेवल्स हैं उनको फर्दर कैटेगराइज किया गया, सब कैटेगराइज कर दिया गया इनको 2 मेन ग्रुप में, डेफिशिएंसी और ग्रोथ में। तो सबसे पहले डेफिशिएंसी नीड्स, तो ये बहुत बेसिक नीड्स होती हैं हमारी सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए, इसलिए इनको डेफिशिएंसी नीड्स में रखा गया है। मतलब फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी नीड, सोशल नीड, बिलोंगिंगनेस एंड लव, एस्टीम नीड्स, ये जो सारी हैं हमारी जो ये नीड्स हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है, इनकी फुलफिलमेंट नहीं होती है, तो इंडिविजुअल जो होता है हमारा वो बहुत ही एनेक्सियस और टेंस फील करता है, इसलिए इनको हम डेफिशिएंसी नीड्स में एक तरह से इंक्लूड करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ग्रोथ नीड्स। ग्रोथ नीड्स क्या होती है? पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट होती है जो पर्सनल पोटेंशियल के लिए, मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, कि बेसिक नीड्स नहीं है लेकिन अपने एक विल, अपनी डिज़ायर को पूरा करने के लिए, एक पर्सनल ग्रोथ के लिए जो हम नीड्स रखते हैं वो सारी ग्रोथ नीड्स में आते हैं। और इसमें जो हमने इंक्लूड किया है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये ग्रोथ नीड के अंदर आता है। क्लियर? तो ये जो सब कैटेगरीज थी दोनों, डेफिशिएंसी नीड और ग्रोथ नीड, इसके अंदर इन पांचों को कैटेगराइज किया गया। 4 जो है वो डेफिशिएंसी नीड्स के अंदर आते हैं और एक जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो ग्रोथ नीड में आता है। क्लियर? नेक्स्ट आती है हमारी एल्डरफर्स ERG थ्योरी। मतलब ERG का जो फुल फॉर्म है वो है एग्जिस्टेंस नीड्स, रिलेटेडनेस नीड्स और ग्रोथ नीड्स। तो एल्डरफर्स जो है उसने जो हमारी नीड्स है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और ग्रोथ में। मैस्लो की जो फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी नीड्स थी उनको इकट्ठा करके उसने एग्जिस्टेंस नीड बनाया। ग्रोथ जो था वो बिल्कुल सेम जो मैस्लो का था उसी की तरह था। और उसके बाद हमारा मतलब 3 है हमारे, रिलेटेडनेस में उसने किसको लिया कि जो हमारे रिलेटिव्स वाला जो पार्ट था, जिसमें मैस्लो वाले में हमारे फैमिली, जो हमारे मतलब रिलेटिव, जो हमारे सुपीरियर्स, सबऑर्डिनेट्स जो भी हमारे आ रहे थे, पीयर्स जो आ रहे थे, उन सबको हम जो एल्डरफर था उसने रिलेटेडनेस में लिया। एग्जिस्टेंस में किसको इंक्लूड किया? फिजियोलॉजिकल जो हमारी नीड्स थी या सेफ्टी नीड्स थी जो दोनों मैस्लो में, उनको एक में क्लब करके एग्जिस्टेंस नीड बना दिया गया। और ग्रोथ में उसने किस को लिया? सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को। क्लियर? तो उसके जो मैस्लो के जो 5 थे उनको उसने 3 में ही एक तरह से क्लब कर दिया और उन तीनों की जो चीज़ें थी, जो नीड्स की जो थ्योरी थी, उसको एल्डरफर ने दिया था ERG थ्योरी के नाम से। क्लियर? तो ये तो समझिए आ गया होगा आपको एग्जिस्टेंस नीड्स के अंदर क्या आएगा कि हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक जो नीड है हमारी, क्या? फिजियोलॉजिकल नीड और सेफ्टी नीड, ये दोनों इंक्लूड किए गए। उसके बाद रिलेटेडनेस के अंदर जो हमारी बिलोंगिंगनेस थी मैस्लो की, और जो हमारी सोशल नीड्स और एस्टीम नीड्स थी उसको रखा गया इसके अंदर। क्या कि इसके अंदर की लव और बिलोंगिंगनेस जो है हमारी, कि भाई हम लोगों से मिलना चाहते हैं या एक कनेक्शन बना के रखना चाहते हैं, वो किसके अंदर आएगा? रिलेटेडनेस नीड के अंदर आएगा। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ग्रोथ नीड। ग्रोथ नीड का वही कि हमें अपना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, जो हमें अपने एडवांसमेंट के लिए जो हमें ज़रूरत पड़ती है, वो किसके अंदर आएगा? हमारा ग्रोथ नीड के अंदर आएगा। दिस क्लास ऑफ नीड्स कंटेन मैस्लोज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड एंड इंट्रिंसिक कंपोनेंट ऑफ एस्टीम नीड। तो एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो था वो किसके अंदर लिया गया? हमारा ग्रोथ के अंदर लिया गया। ये जो पिरामिड था इसको अभी ये 3 पार्ट में जो सेग्रीगेट करके दिखाया गया है कि एग्जिस्टेंस को, फिजियोलॉजिकल और सेफ्टी को एक साथ क्लब करके लिखा गया है, सोशल जो है हमारा उसको किसके साथ लिखा गया? रिलेटेडनेस के साथ, और सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को रखा गया है ग्रोथ के। क्लियर? तो ये एल्डरफर की ERG थ्योरी के अंदर ये 3 पार्ट में इसको रखा गया था। क्लियर है? नेक्स्ट थ्योरी आती है हमारी मैक्लेलैंड की थ्योरी, जिसमें की नीड फॉर अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। इसके अंदर इन तीनों चीज़ों को रखा गया था। मैक्लेलैंड जो था उसने मैस्लो की थ्योरी पे काम किया था। उसने 3 मोटिवेटर को, 3 ह्यूमन मोटिवेटर्स को डिस्क्राइब किया था। उसका क्लेम ये था कि जो हमें टाइम के साथ हमें हमारे मोटिवेटर्स मिल जाते हैं, हम सीख जाते हैं कि हमें किस चीज़ से मोटिवेशन मिलता है, इसलिए इस थ्योरी को कई बार लर्न नीड्स थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि हम टाइम के साथ सीखते हैं कि भाई हमें क्या ज़रूरत है हमारी।
क्लियर। तो जो हमारा जो मोटिवेशन है, जो हमारे 3 ड्राइवर्स हैं मोटिवेट करने के, वो एज और जेंडर पे डिपेंड नहीं करते। ये ड्राइव्स जो हैं वो टाइम के साथ हमें सिखाती हैं कि भाई हमारी ज़रूरतें क्या हैं, और इनमें से कोई भी एक ड्राइव जो है वो डोमिनेट करती है हमारे बिहेवियर में। वन ऑफ दीज ड्राइव्स और नीड्स विल बी डोमिनेट इन आर बिहेवियर। क्लियर। मैकलेलैंड की जो थ्योरी थी उसने मतलब मैस्लो और एल्डेफर की थ्योरी से अलग क्या बताया था कि उसमें क्या बताया गया था, हम अपनी बेसिक नीड्स को, या जो हमारी बिल्कुल जो हम कह सकते हैं हमारी कोर जो नीड्स थी, और या फिर हमारी जो डेवलपिंग नीड्स थी, उससे अलग हटके उसने बताया था। क्लियर। उसने ये बताया हमें कि हमारी जो एग्जिस्टिंग नीड्स हैं, हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, उससे हटके भी हमारी क्रिएटिव नीड्स भी हो सकती हैं, हमारी डेवलपिंग नीड्स भी हो सकती हैं। और उसी के लिए उसने क्या किया, लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो हमें मोटिवेशन मिलता है उसको ही उसने परमानेंट बताया कि भाई जो लाइफ एक्सपीरियंसेस से हम नीड से जो हम मोटिवेशन लेते हैं वही हमारा परमानेंट मोटिवेशन होता है। और उसने उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया कि 3 मोटिवेटर होते हैं लाइफ में। वो कौन कौन से होते हैं? अचीवमेंट, एफिलिएशन एंड पावर। अब इनको देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहला आता है अचीवमेंट मोटिवेशन। इट इज़ द ड्राइव टू परस्यू एंड अटेन गोल। An individual with achievement motivation wishes to achieve objectives and advance up on the ladder of success. क्या है कि अगर किसी को ये मोटिवेशन रहे कि भाई उसे अपनी लाइफ में जो गोल्स हैं उनको परस्यू करना है, उसको अचीवमेंट पानी है, उसको सक्सेस पानी है, उसको अकम्प्लिश करना है अपने गोल को, तो ये जो मोटिवेशन है ये एक पर्सन को अपने आप ही एक अलग डायरेक्शन देता है, एक अलग राह दिखाता है, और ये हमेशा जो पर्सन है उसको मोटिवेट रखता है। क्लियर। ये सिमिलर है काइज़ेन अप्रोच ऑफ जापानीज मैनेजमेंट को। ये टाइप ऑफ मोटिवेशन भी है, हमने पहले भी डिस्कस किया है इसको, जो कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। तो उसने यही बताया कि 3 टाइप के मोटिवेशन होते हैं। दूसरा आता है हमारा एफिलिएशन मोटिवेशन। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एफिलिएशन क्या है कि किसी दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्स को फेवर करना, किसी एक दूसरे के एटीट्यूड से या किसी दूसरे के कॉम्प्लीमेंट से जब हम अपने काम को बेहतर बनाते हैं और उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, तो वो आता है एफिलिएशन में मोटिवेशन में। उसके बाद तीसरा हमारा क्या है? पावर मोटिवेशन। पावर मोटिवेशन के अंदर क्या है कि हम किसी और की पावर से मोटिवेट होके काम करते हो, वो हमारी अपनी विलिंगनेस ना हो, हम किसी की पावर के अंदर अपने काम को कर रहे हैं, किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो उसकी पावर का हम पे इम्पैक्ट है और हम तब अपने काम को कर रहे हैं, तब हमें मोटिवेशन आ रहा है किसी की पावर से। ठीक है। उस पावर से अगर हमें मोटिवेशन मिलता है तो क्या होता है, एनकरेजमेंट मिलता है। तो ये हमारा किसके अंदर आता है? मैकलेलैंड की थ्योरी के अंदर आता है। और ये ही 3 उसने मोटिवेटर्स दिए थे, अचीवमेंट, एफिलिएशन और पावर, कि इट ड्राइव टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड चेंज सिचुएशन। पावर जो है आदमी को इन्फ्लुएंस करता है और सिचुएशंस को बदलता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट हर्ट्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। तो इसको 2 फैक्टर थ्योरी क्यों कहते हैं? इसके अंदर 2 फैक्टर्स हैं, मोटिवेशन और हाइजीन। क्लियर। ऑपोजिट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो डिससेटिस्फेक्शन नहीं होता, जबकि नो सेटिस्फेक्शन होता है। उसका मतलब कि अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डिससेटिस्फाइड, जबकि उसको कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं है, ये कहते हैं। क्लियर। तो जो हर्ट्ज़बर्ग है उसने इसी चीज़ को एक्सप्लेन किया था 2 फैक्टर थ्योरी के अंदर, कि हाइजीन फैक्टर जो है वो नीडेड होता है किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो कि डिससेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर। और मोटिवेशन फैक्टर किसके लिए होता है? जो कि एम्प्लॉय सेटिस्फाई है, सेटिस्फैक्ट्री इज उसके अंदर बिलीफ है और वो अपने हायर परफॉर्मेंस के लिए भी उस चीज़ को मोटिवेट करता है। मोटिवेशन फैक्टर, हाइजीन फैक्टर आर नीडेड टू इंश्योर दैट एन एम्प्लॉय इज नॉट डिससेटिस्फाइड, कि ये बताने के लिए कि कोई भी एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड नहीं है। क्लियर। अब डिससेटिस्फेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि नो सेटिस्फेक्शन। क्लियर। ये इस वर्ड को भी याद रखना है। इसको हम देख लेते हैं कि क्या इसका रोल है मोटिवेशन और हाइजीन का। इसको देख लेते हैं एक बार। तो 5 फैक्टर जो हैं जॉब सेटिस्फेक्शन के, जो मोटिवेटिंग फैक्टर कहे जाते हैं, जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन आता है, वो कौन से हैं 5 फैक्टर? अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क इटसेल्फ, खुद काम करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी और एडवांसमेंट। ठीक है। हर किसी चीज़ में एडवांसमेंट होना, ये सारी चीज़ें क्या है? सेटिस्फेक्शन देती हैं, मोटिवेशन देती हैं। क्लियर। एक जॉब में जो सेटिस्फेक्शन है ये इन 5 चीज़ों से आता है। ओनली दीज फैक्टर्स कैन मोटिवेट अस। ये जो 5 फैक्टर्स हैं यही हमें मोटिवेट कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड द लैक ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। वी नीड हाइजीन फैक्टर, वर्क पीस टू अचीव मोर एफिशिएंट वर्क। हमें इसके साथ हमें जो डिससेटिस्फेक्शन की जो लैक करते हैं हम, उसकी भी ज़रूरत होती है। कि हमें हाइजीन फैक्टर की भी ज़रूरत होती है टू अचीव मोर एफिशिएंट वर्क। अच्छे से काम करने के लिए हमें
जो हाइजीन फैक्टर है उसकी भी नीड होती है। क्लियर। तो नेक्स्ट आता है हमारा जो 5 फैक्टर्स है जॉब डिससेटिस्फेक्शन के, वो आते हैं हमारे हाइजीन फैक्टर डेफिशिएंसी नीड्स में। क्लियर। तो वो 5 कौन से हैं इसको भी देख लेते हैं। कंपनी पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। कई बार क्या होता है, हमें कंपनी पॉलिसीज जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है उससे हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता करना, तो वो भी एक जॉब डिससेटिस्फेक्शन का फैक्टर है। उसके बाद सुपरविजन, भाई हमारे सुपरवाइजर हमारे लिए फेवरेबल बहुत कम ही होता है, हम कभी बहुत कम ही अपने बॉसेस जो होते हैं, हमारे बॉस जो होते हैं उनको लाइक करते हैं, तो वो भी एक डिससेटिस्फेक्शन है। सैलरी, और हर पर्सन चाहता होता है कि उसको जो वेजेस या जो सैलरी मिल रही है उससे ज़्यादा ही मिले, उसके पर्क्स उससे ज़्यादा ही रहे। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है किसी भी जॉब प्रोफाइल में, वो वर्किंग कंडीशंस कई बार फेवरेबल नहीं होती हैं। तो यही चीज़ है हमारी कि ये जो डिससेटिस्फेक्शन फैक्टर है ये भी हमारे जॉब को मतलब एक तरह से एफिशिएंट, हमारे काम को एफिशिएंट बनाने के लिए ज़रूरी है। ये जो हाइजीन फैक्टर्स होते हैं ये इनको डेफिशिएंसी नीड्स भी कहते हैं। क्लियर। तो ये 5 फैक्टर्स होते हैं जॉब डिससेटिस्फेक्शन के। ओके। तो ये हर्ट्जबर्ग मतलब जो थ्योरी थी उसके अंदर ये 2 फैक्टर्स थे, हाइजीन और मोटिवेशन, ये पैरेलली चल रहे हैं। क्लियर। मतलब इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हो रहा है वो पैरेलली है। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी प्रोसेस थ्योरीज को। प्रोसेस थ्योरीज में सबसे पहले आती है हमारी स्किनर रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी जो है हमारी, वो क्या कहती है कि हमारा जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं उससे फॉर्म होता है। क्लियर। जो रिजल्ट्स होते हैं उनसे फॉर्म होता है। जैसे कि जो बिहेवियर है हमारा वो 2 पार्ट्स में दिखा रखा है, डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल। डिज़ायरेबल के भी 2 है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। अनडिज़ायरेबल का है एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट। क्लियर। तो इन को हम अभी बता देते हैं मैं डिटेल में। तो देखो हमारा जो प्रोसेस थ्योरी है वो यही बताता है कि कैसे हमें मोटिवेशन मिलता है किसी भी चीज़ को करने का। तो सबसे पहले रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी है ये यही बता रही है कि जो हमारा बिहेवियर है वो जो फॉर्म होता है, जो मोटिवेशन होता है हमारे बिहेवियर में, वो जो फॉर्म होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस से होता है। जैसे जैसी चीज़ें हो रही हैं, जैसे सर्कमस्टेंसेज हो रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा बिहेवियर बनता है। अब कैसे, सबसे पहले देखते हैं डिज़ायरेबल में। डिज़ायरेबल में क्या होता है, हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दे रखा है। इसको मैं अपने एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कैसे होगा, मान लो एक बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, उसको एग्ज़ाम में बहुत अच्छे मतलब मार्क्स आए, बहुत अच्छा फीड मतलब एक अच्छा वो दिया उसने, अच्छे ग्रेड्स एक्वायर किए उसने। तो जो टीचर है वो उसको मतलब अच्छे से एक तो विश करे कि अच्छे से बताए, या प्रिसाइजली कह दे कि हाँ हाँ ठीक है अच्छा किया है। तो एक इस तरीके का जो बिहेवियर है उससे क्या होता है, जब हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो बंदा आगे के लिए मोटिवेट होता है अच्छा काम करने के लिए। लेकिन अगर उसको प्रिसाइजली बोल दिया गया कि ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि उसको एनकरेजमेंट आए, उसको लगेगा कि अच्छा मेरे को अच्छे से बोला नहीं गया। क्लियर। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि कोई स्टूडेंट डेली लेट आ रहा है, क्लास में लेट आ रहा है, तो उसको क्या है कि उसको अगर अच्छे से हम ये बोले जाएँ और वो किसी दिन टाइम पे आता है, उसको बोला जाए कि देखो, उसको उस चीज़ के लिए एनकरेज किया जाए कि भाई वो जिस दिन टाइम पे पहुंचा है उसको अप्रिशिएट किया जाए उस चीज़ के लिए, तो वो मोर पंक्चुअल होने की उसकी टेंडेंसी होती है। क्लियर। तो ये आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में, मतलब कि हमारा जो बिहेवियर है वो एक अच्छी चीज़ से, अप्रिशिएशन से बढ़ता है, अप्रिशिएशन से बदलता है, तो वो होता है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्लियर। कि मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए अगर हम अप्रिशिएशन देंगे, या हम कुछ खराब भी कर रहे हैं और एक दिन हम उस चीज़ को अच्छा कर रहे हैं उसके लिए अप्रिशिएशन मिलता है, तो एक एंथुसियाज्म आता है, एक मोटिवेशन आता है एक पर्सन के अंदर। क्लियर। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को उस चीज़ मतलब किसी चीज़ के नेगेटिव इम्पैक्ट को हटाना। जैसे कि कोई बेगर है, उसको भूख लगी है, वो खाना मांग रहा है, और अगर हम उसको खाना देते हैं, उसकी भूख मिटाते हैं, तो जो हंगर है वो हमारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि हम उसको डिसअपियर कर रहे हैं, उसका एक्सटेंशन कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं बिल्कुल। क्लियर। तो ये होता है डिज़ायरेबल जो हमारा बिहेवियर है उसके अंदर आते हैं दोनों। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या है कि किसी को अप्रिशिएट किया जाए अगर कोई अच्छा कर रहा है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है कि किसी के नेगेटिव इम्पैक्ट को हटाया जाए, किसी नेगेटिव चीज़ को हटा दिया जाए, जिससे जो चीज़ की उसको परेशान कर रही थी, हार्म कर रही थी, तो उससे मोटिवेशन वाली कंडीशन आती है पर्सन के अंदर। उसके बाद आता है हमारा अनडिज़ायरेबल। एक तो एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन का मतलब क्या हो जाता है, बिल्कुल ही मतलब कोई चीज़ डिसअपियर हो जा रही है, किसी चीज़ का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, कोई चीज़ का कोई रोल नहीं है। क्लियर। उसके बाद आता है पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या है, हमारे बिहेवियर को अनडिज़ायरेबल कैसे करता है। देखो बिहेवियर जो है अनडिज़ायरेबल, एक तो इसमें एक्सटेंशन वाले केस में क्या है कि वो बिल्कुल उसकी डिज़ायर रही नहीं, वो उसके अंदर मोटिवेशन बचा ही नहीं। अगर हम कोई ऐसा बिहेवियर शो करते हैं, अनडिज़ायरेबल हमारे अटेम्प्ट्स होते हैं
से क्या होता है, हमारा जो बिहेवियर है वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही ऐसा हो जाता है, हमारा मोटिवेशन नहीं बचता। क्लियर। तो लेकिन पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट में क्या आएगा हमारा कि अगर मान लो वही एग्जांपल लूँ, एक बच्चा लेट आए जा रहा है, तो उसका टीचर जिस दिन वो टाइम पे आए उसको अप्रिशिएट करने की बजाय उसको क्रिटिसिज्म दे या ये बोले कि आज भी टाइम पे क्यों आए हैं, तो होता है ना कि दोनों तरीके का बिहेवियर होता है। तो जो पनिशमेंट जो बिहेवियर है वो पॉजिटिव रेनफोर्समेंट जो बिहेवियर है उसके कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा लेस मोटिवेटिव होता है। क्लियर। मतलब कि एक इवेंट के लिए अगर हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट करते हैं देन दैट ऑफ पनिशमेंट, तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, उससे ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट होता है देन दैट ऑफ पनिशमेंट। क्लियर। तो ये रेनफोर्समेंट थ्योरी के अंदर यही था कि हमारा जो बिहेवियर है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे ही डिपेंड करता है, उसके हिसाब से ही फॉर्म होता है। उसमें भी डिजायरेबल अनडिजायरेबल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। क्लियर। अब आती है हमारे ब्लूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में क्या होता है कि इसमें जो पर्सन है उसका जो मोटिवेशन होता है वो उसकी चॉइसेस पे डिपेंड करता है कि वो अपने बिहेवियर में कैसी कैसी चॉइसेस को एक्सेप्ट करता है। क्लियर। तो इसमें जो चॉइसेस होती हैं वो मतलब उसका जो डिज़ायर्ड आउटकम होता है उसके बेसिस पे उसकी जो चूज़ करने की जो कैपेबिलिटी होती है कि वो किस तरीके से उससे जो उसके मतलब जो रिजल्ट्स हैं या जो आउटकम्स है उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, उस बेसिस पे हमारा जो है वो डिपेंड करता है। क्लियर। मतलब उसकी जो एम्फेसिस होती है वो प्रोसेस पे भी होती है, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उस पर भी होती है। तो वो जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उसकी, उस बेसिस पे वो जज करता है कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। क्लियर। तो उसके लिए उसने 3 फैक्टर्स हैं जिन फैक्टर्स से वो उसको मोटिवेशन जो है वो मतलब एनहेंस होता है, इनकरेज होता है उसके अंदर। तो वो देख लेते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज़ है जिससे कि मोटिवेशन आता है। सबसे पहले है हमारा एक्सपेक्टेंसी। तो एक्सपेक्टेंसी में क्या होता है कि एक पर्सन बिलीव करता है कि वो जितने ज़्यादा एफर्ट्स लेगा उसको उतनी ही सक्सेस मिलेगी, उसका रिजल्ट उतना ही अच्छा होगा। इफ़ यू वर्क हार्डर इट विल रिजल्ट इन बेटर परफॉर्मेंस। मतलब कि तुम अच्छा मतलब करोगे, मतलब एफर्ट्स कि वो अपने एफर्ट्स पे ज़्यादा मतलब रिले ऑन रहता है, डिपेंड रहता है। तो हमारा जो पहला है एक्सपेक्टेंसी, वो क्या है, एफर्ट्स से वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो जितने अच्छे एफर्ट्स लेगा, जितना मेहनत करेगा उतनी ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। नेक्स्ट आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेलिटी। तो इंस्ट्रूमेंटेलिटी में क्या होगा हमारा कि हमारा जो पर्सन है वो क्या बिलीव रखता है कि एक्टिविटी और गोल के बीच में कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है कि अगर तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम्हें मतलब रिवॉर्ड मिलेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे जो मतलब अपने बिहेवियर को देख रहा है कि भाई उसके परफॉर्मेंस की बिहेवियर पे ही के बेसिस पे ही उसको जज किया जाएगा। तो ये क्या आता है हमारा इंस्ट्रूमेंटेलिटी में आता है। फिर आता है वैलेंस। वैलेंस क्या होता है हमारा, द डिग्री टू विच अ पर्सन वैल्यू द रिवॉर्ड। मतलब कितनी वैल्यू दे रहा है वो उस रिवॉर्ड को, उस रिवॉर्ड को कैसे वैल्यू दी जा रही है कि वो किस हिसाब से कितना मोटिवेटेड है उस रिवॉर्ड के रिस्पेक्ट में, कि उस रिवॉर्ड को कितनी डिग्री ऑफ मतलब एक तरह से उसको एनकरेजमेंट मिल रहा है, एंथुसियाज्म मिल रहा है कि भाई वो सक्सेसफुल होना चाहता है उस रिवॉर्ड की वजह से। तो ये होता है वैलेंस। क्लियर। तो ये जो पिक्चर है इसमें बता भी रखा है हमारा कि पहला जो है एक्सपेक्टेंसी जो है वो एफर्ट्स, कि कैन आई हिट माई टारगेट इफ़ आई वर्क हार्ड, कि मैं अपने टारगेट को अचीव कर सकता हूँ अगर मैं मेहनत करूंगा तो। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटेलिटी। उसमें क्या है, परफॉर्मेंस। विल हिटिंग माई टारगेट लीड्स टू रिवॉर्ड। अगर मैं अपने टारगेट को हिट करूंगा तो क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, तो ये रिवॉर्ड बेसिस पे कर रहा है। उसके बाद बैलेंस क्या है हमारा कि डू आई फाइंड द रिवॉर्ड डिजायरेबल, कि जो मेरे को रिवॉर्ड मिल रहा है वो मेरे लिए है, मतलब वो मेरे लिए ज़रूरत है उसकी। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं ये एक्सप्लेन करती हैं, ये तीनों फैक्टर एक्सप्लेन करते हैं। ये एक्सपेक्टेशंस जो हैं एक पर्सन की, यही एक्सप्लेन करता है कि उसका बिहेवियर मोटिवेटेड होगा कि नहीं होगा। क्लियर। अब आते हैं हमारे एडम्स इक्विटी थ्योरी। मतलब ये क्या बताती है इक्विटी थ्योरी, ये एक्सप्लेन करती है कि एक पर्सन जब मोटिवेटेड रहता है, जब उसको इक्विटेबल ट्रीट किया जाए, इक्वली ट्रीट किया जाए, फेयर उसके एफर्ट्स और उसकी कॉस्ट के लिए फेयरली उसको कंसिडर किया जाए। ये जो थ्योरी थी एडम ने दी थी, और इट इज़ बेस्ड ऑन सोशल एक्सचेंज थ्योरी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पर्सन कहीं पे काम कर रहा है या कहीं पे एजुकेशन ले रहा है, तो उसके जो एक्सपीरियंस है, एफर्ट्स, जो एनर्जी वो पुट कर रहा है, उसके लिए उसको जो आउटकम मिल रहे हैं, सैलरी, रिवॉर्ड, प्रमोशन जो भी है, वो उसको एकदम बराबर मिलने चाहिए जैसे कि औरों को मिल रहे हैं, और उसकी जो उसकी कैपेबिलिटी है उसके बेसिस पे ही उसको जज किया जाना चाहिए। तो द इक्विटी थ्योरी वर्क नॉट जस्ट इन द वर्क प्लेस बट एट स्कूल ऑल्सो। मतलब ये सिर्फ
वर्क प्लेस पे ही नहीं, स्कूलों में भी होता है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लीजिए एक स्कूल में कोई परफॉर्मेंस हो रहा है, कोई ओरल टेस्ट हो रहा है, कोई वाइवा हो रहा है, और उसका मतलब सेम जो मतलब सेम परफॉर्मेंस के बाद भी दोनों के जो मार्क्स में वेरिएशन आ रहा है, उससे क्या होता है, उससे जो इंसान जो है वो डीमोटिवेट होता है, उससे जो स्टूडेंट है वो डीमोटिवेट होता है, उसको ये लगता है कि मेरे इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे मार्क्स नहीं मिले, तो वो क्या कई बार वो डीमोटिवेट होकर क्या पता पढ़ना छोड़ दे, तो इसका एक रॉन्ग इम्पैक्ट भी हो सकता है। तो यही है कि मतलब जो इक्विटी है वो बहुत हद तक पर्सन को मोटिवेटेड रखती है कि उसको जितना वो कर रहा है, जितने वो एफर्ट्स ले रहा है, उसके हिसाब से उसको फेयर उसके उसके आउटकम्स मिल रहे हैं। तो इक्विटी बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारे मोटिवेशन के लिए। क्लियर? अब अगर इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है तो एक पर्सन के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। सबसे पहले ही और शी में रिड्यूस हिज और हर इनपुट एफर्ट्स और क्वालिटी ऑफ हिज और हर वर्क। मतलब वो क्या कर सकता है कि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी में फ़र्क आ सकता है काम में, कि वो जैसे पहले जितनी एफिशिएंसी से कर रहा होगा वो उस एफिशिएंसी से ना करे। ट्राई टू इंक्रीज और हिज और हर आउटपुट, मतलब क्या करेगा वो बेटर चीज़ों के लिए मतलब एक तरह से पूछेगा या करेगा, वो अपनी मतलब आउटपुट्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा। एडजस्ट हिज और हर परसेप्शन ऑफ रेफरेंस पर्सन और आउटकम और इनपुट फॉर आउटकम और फिर इनपुट, मतलब क्या करेगा, वो अपने परसेप्शन को जो पर्टिकुलर पर्सन है जो भी है उसके लिए एडजस्ट कर लेगा कि भाई ठीक है, वो उस टीचर ने मुझे मार्क्स नहीं दिया, तो उसके लिए वो एक जो माइंडसेट है वो बदल जाता है। क्लियर? चेंज द रेफरेंस पर्सन, क्विट द सिचुएशन, उस सिचुएशन को क्विट भी कर सकता है। क्या करेगा कि भाई मान लो वो मैंने अभी बताया कि वो डीमोटिवेट होकर क्या पता पढ़ना ही बंद कर दे, उस सिचुएशन को क्विट ही कर दे। क्लियर? और जो जिस टीचर के लिए मान लो जिसने भी मार्क्स कम ज़्यादा दिए हैं उसके लिए उसका परसेप्शन बदल जाए, उसको वो एडमायर करना बंद कर दे। क्लियर? तो जो प्रॉब्लम है इक्विटी थ्योरी की वो ये है कि इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट डिफरेंसेस इन इंडिविजुअल नीड्स, मतलब इंडिविजुअल नीड्स, वैल्यूज और पर्सनैलिटीज़ को कंसीडर नहीं करता। इसमें ये है कि वट एवर बी द कंडीशन, वट एवर बी द सिचुएशन, इक्विटी रहनी चाहिए, मतलब इनइक्विटेबल सिचुएशन नहीं होनी चाहिए कि भाई एक के साथ कुछ कंडीशन हो रही है, एक के साथ कुछ कंडीशन हो रही है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन इक्विटी जो है वो मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लियर? अब आती है लॉकेस गोल सेटिंग थ्योरी। ये भी एक तरीके से इंटीग्रेटेड मॉडल है मोटिवेशन का, जैसे एक्सपेक्टेंसी का था। इसके अंदर क्या है कि हमें अपने गोल्स को डिस्टिंग्विश करना पड़ता है, किस बेसिस पे, स्पेसिफिसिटी के बेसिस पे, डिफ़िकल्टी और एक्सेप्टेंस के बेसिस पे। एक जो स्पेसिफिक गोल है वही हमारा जो है हमारी परफॉर्मेंस को मेज़र करता है एक जनरल गोल के बजाय। जैसे कि जो हमारा डिफ़िकल्ट और रियलिस्टिक जो हमारा गोल होगा वो हमें ज़्यादा मोटिवेट रखेगा दैन दैट ऑफ एनी ईजी और एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट वन। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूँ कि भाई मेरे को एक जर्मन जो लैंग्वेज का टेस्ट है वो पास करना है 6 महीने के अंदर अंदर, तो मेरा एक गोल है वो स्पेसिफिक है और डिफ़िकल्ट भी है, क्योंकि मुझे जर्मनी में जाके काम करना है, तो ये गोल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी कमिटमेंट्स बहुत हाई हैं, तो इसलिए मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए, सीखने के लिए, उस एग्ज़ाम को पास करने के लिए अपने आप को एक गोल सेट करके देना पड़ेगा, जिससे कि भाई मेरा मोटिवेशन बना रहे। क्लियर? तो एक गोल सेट करना अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए, एक मतलब हायर परफॉर्मेंस देने के लिए, तो ये क्या है, ये थ्योरी हमें ये समझाती है कि ये जो मॉडल है ये बता रहा है कि मोटिवेट रखने के लिए हमारा गोल सेट होना ज़रूरी है, और गोल जो है वो एक डिफ़िकल्ट और रियलिस्टिक होना चाहिए जिसको हम पूरा कर पाएँ। ऐसा नहीं है कि एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट को ले लें या एकदम ही ईजी को ले लें कि जिससे हमें मोटिवेशन ही ना रहे। क्लियर? ये जो गाइडलाइंस हैं ये हमें हेल्प करेंगी गोल को सेट करने में। जैसे कि सेट चैलेंजिंग बट अटेनेबल गोल, मतलब हमें चैलेंजिंग होना चाहिए हमारा गोल, लेकिन अटेनेबल भी होना चाहिए कि हम उसको अचीव कर पाएँ। बहुत ईजी और बहुत डिफ़िकल्ट अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए जिससे कि हम मोटिवेट ना रहें, हम डिमोटिवेट ऐसे ही हो जाएंगे, या फिर हमारा मोटिवेशन ही नहीं आएगा बहुत ईजी होने पे, और अगर बहुत टफ लेंगे तो डिमोटिवेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल होना चाहिए हमारा, उस पे क्या होता है हमारा फोकस बना रहता है, हम मेज़र कर सकते हैं अपनी प्रोग्रेस को कि हम अपने गोल के कितने पास हैं। गोल कमिटमेंट शुड बी ऑब्टेन्ड, इफ पीपल डू नॉट कमिट टू द गोल्स देन दे विल नॉट पुट एफर्ट्स टुवर्ड रीचिंग द गोल। ऑब्वियसली अगर हम किसी गोल के लिए कमिटमेंट नहीं रखेंगे, जैसे अब हमारा एग्ज़ाम है, अगर हम कमिटमेंट नहीं रखेंगे कि हमें इतने घंटे पढ़ना है, हमें इतनी मेहनत करनी है, अगर हमारा कमिटमेंट ही नहीं रहेगा तो हम अपने गोल को पाने के लिए मतलब एक तरह से 100% एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं।
हमें अपनी स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए अपने गोल को अचीव करने के लिए। हमें अपने प्रोसेसेस को, अपनी सारी चीज़ों को हमें देखते रहना चाहिए, हमें खुद को एनकरेज करना चाहिए। हमारे इंट्रिंसिक जो मोटिवेशन है वो हमारी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। उससे हमें क्या होएगा कि हमारा जो गोल अटेनमेंट है उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। प्रेशर टू अचीव गोल इज़ नॉट यूजफुल बिकॉज इट कैन रिजल्ट इन डिसऑनेस्टी एंड सुपरफिशियल परफॉर्मेंस। मतलब प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए कि भाई हमें हमारे गोल को अचीव ही करना है। उसका अगर हमारे ऊपर स्ट्रेस आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, तो हम अनएथिकल वे से भी काम करने लग जाते हैं, तो दैट इज़ नॉट करेक्ट। तो हमारे गोल कमिटमेंट्स ऐसे होने चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजीज फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हम अनएथिकल वेज को ना अपना के अपना जो मोटिवेशन है उसको 100% रख के अपना मेहनत करें और अपने गोल को अचीव करें। नेक्स्ट आता है हमारा सपोर्ट एलिमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, फॉर एग्जांपल एनकरेजमेंट, नीडेड मटेरियल, रिसोर्सेज, मॉरल सपोर्ट। मतलब जो सपोर्टेड एलिमेंट्स हैं जो भी चाहिए मोटिवेट रहने के लिए, वो सारे हमें प्रोवाइड करने चाहिए उस इंडिविजुअल को जो भी एक गोल सेट कर रहा है। नॉलेज ऑफ रिजल्ट इज असेंशियल। रिजल्ट की जो नॉलेज है मतलब वो बहुत ज़रूरी है कि अगर हमारा जो गोल है वो मतलब क्वान्टिफिएबल, मतलब जो हमारे जो गोल को अचीव करने की जो नीड है, जो ज़रूरत है, वो मतलब हम उसको मेज़र कर पाएँ, उसको क्वांटिफाई कर पाएँ। हमें पता हो कि जो हमारा गोल है, जो हमें मतलब अचीव होने वाला है, वो कैसा है, कितना मतलब बड़ा है। उसके लिए मतलब हमें फीडबैक हमारे पास होना चाहिए। हमारा जो रिजल्ट है, आउटकम है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए हमें, मतलब क्वान्टिफाइबल, मतलब कि हमें उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर? गोल सेटिंग इज़ अ यूजफुल थ्योरी विच कैन बी अप्लाइड इन सेवरल फील्ड। बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ की जा सकती है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इन पर्टिकुलर हैज़ अडॉप्टेड इट्स रिकमेंडेशन। मतलब जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है हमारी, उसने इसको ज़्यादातर अपनाया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ गोल सेटिंग हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू नंबर ऑफ इंसेंटिव प्रोग्राम एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBOs। जो टेक्निक्स है हमारी बहुत ज़्यादा वर्क एरियाज में यूज़ की गई है। फीडबैक accompanied गोल अटेनमेंट में ऑल्सो एनहेंस वर्क जॉब परफॉर्मेंस। जो हमारा फीडबैक का जो वो है एक तरीका, जो हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा कि भाई फीडबैक को देना ही चाहिए, उस रिजल्ट का जो हमारा है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो उससे क्या होता है, एक जॉब परफॉर्मेंस में भी बहुत एनहेंसमेंट होता है। तो जो गोल सेटिंग है वो हमारा बहुत ही एक सिंपल मोटिवेशनल स्ट्रेटजी है और बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो रही है आजकल, और लोग बहुत ज़्यादा इसको यूज़ कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ईजी टू इम्प्लीमेंट है और ये बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहती है, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है ये वाली थ्योरी, तो इसलिए इसको बहुत यूज़ किया जाता है। अब आती है हमारी मैकग्रेगर्स थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई। जो मैकग्रेगर थे हमारे, डगलस मैकग्रेगर, उन्होंने दो डिस्टिंक्ट व्यूज़ दिए ह्यूमन बीइंग के बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स। मतलब जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमारे जो दो व्यूज़, डिस्टिंक्ट व्यूज़ क्रिएट किए गए। उसमें क्या था, जो फर्स्ट व्यू था उसको नेगेटिवली लेबल्ड किया गया जिसको थ्योरी एक्स कहा गया, और दूसरे को पॉजिटिवली लेबल्ड किया गया जिसको थ्योरी वाई कहा गया। दोनों काइंड के लोग थे जो दो एग्जिस्ट करते थे, उनके नेचर के बेसिस पे उनको मैनेज किया गया अकॉर्डिंगली। अभी देख लेते हैं कि कैसे कैसे उनको किया गया। थ्योरी एक्स में क्या किया, हमने नेगेटिवली लेबल्ड कहा है, तो क्यों कहा है नेगेटिवली लेबल्ड, देख लेते हैं। तो थ्योरी एक्स के अंदर हमने कौन सा व्यू लिया, कौन सा व्यू पॉइंट लिया उन ह्यूमन बींग्स का या उन वर्कर्स का। क्या था कि जो बहुत लेजी, सेल्फ सेंटर्ड और जिनको एम्बिशन की कमी थी, उनको थ्योरी एक्स के अंदर इंक्लूड किया गया। मतलब कि वो वैसे लोग जो खुद से ही एंथुसियास्ट नहीं थे, खुद के अंदर उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं था, कोई एम्बिशन नहीं था, सेल्फ सेंटर्ड थे, बहुत लेजी थे, जिनको मैनेजर की बहुत ज़रूरत पड़ती थी कंट्रोल, सुपरवाइज करने के लिए, जो पनिशमेंट से ही काम करते थे, जो पनिशमेंट से ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको अचीव करते थे। जो मतलब पीपल प्रेफर टू बी डायरेक्टेड, मतलब लोगों को उनको डायरेक्ट करना पड़ता था, मैनेजर को उनको डायरेक्ट करना पड़ता था। सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, ऑटोक्रेटिक सिस्टम ऑफ लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड। मतलब उसमें सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत थी, मतलब उसमें जो लीडरशिप थी उसकी बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि लोग खुद से काम ही नहीं करना चाहते थे, एम्बिशन था ही नहीं, बिल्कुल लेजी और लिथार्जिक लोग थे बहुत। पीपल डू नॉट लाइक टू वर्क एंड ट्राई टू अवॉइड इट, मतलब काम चोरी करते थे, काम करने की मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं है, तो वो किसके अंदर डाले जाते हैं, थ्योरी एक्स के अंदर। क्लियर?
जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पसंद नहीं है और जो एम्बिशियस नहीं है अपनी मतलब अपने काम को लेके, अपने गोल्स को लेके, वो कौन से व्यू पॉइंट में आए, थ्योरी एक्स के अंदर आए, वो नेगेटिवली लेबल्ड किए गए क्योंकि वो अपने काम को सीरियसली ले रहे थे, वो उनको सुपरविजन की ज़रूरत पड़ रही है, वो थ्रेट और पनिशमेंट से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कैपेबल हैं, तो ऐसे लोगों को थ्योरी एक्स के अंदर डाला गया। नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरी वाई। तो इसके अंदर, इस व्यू पोस्टुलेट के अंदर जो वर्कर्स थे वो अपने आप में ही इनहेरेंटली मोटिवेटेड थे, वो बहुत अच्छे से अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थे उसको समझते थे, उनको मैनेजमेंट जो था वो खुद से ही ऐसा एनवायरनमेंट बना के रखते थे जिससे कि भाई वो काम करने में, अपने काम को आगे बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा कैपेबल या सक्षम कह सकते हो आप। ये क्या है कि ये अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट स्टाइल इज़ टू फोकस ऑन क्रिएटिंग अ प्रोडक्टिव वर्क एनवायरनमेंट कपल्ड विद पॉजिटिव रिवॉर्ड्स एंड रीइंफोर्समेंट। मतलब ऐसा मैनेजमेंट स्टाइल था इनके लिए कि इनको और एनकरेज किया जाता था, ये पॉजिटिवली रिवॉर्ड्स देके और रीइंफोर्समेंट देके, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के साथ, जिससे कि वो एनकरेज रहे अपने काम में, और वो ऑलरेडी इतने एनकरेज थे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे थे। पीपल कैन बी सेल्फ डायरेक्टेड एंड क्रिएटिव एट वर्क एंड नीड नो क्लोज सुपरविजन एंड कंट्रोल। उन्हें ज़्यादा सुपरविजन या किसी कंट्रोल की ज़रूरत नहीं थी, वो खुद में ही एम्बिशियस हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब सेंट्रलाइजेशन तो होगा ही नहीं, एक बंदे के हाथ में पावर तो आएगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अथॉरिटी क्या है, वो समझेगी कि भाई ठीक है, ये वर्कर बहुत ही ज़्यादा मतलब कैपेबल है, बहुत ऑनेस्ट है, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत मोटिवेटेड है, तो वहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन का कोई रोल ही नहीं आएगा। डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ लीडरशिप इज़ रिक्वायर्ड। मतलब वहाँ पे सबके आइडियाज़ को, सबके व्यूज़ को, सबके इनोवेशंस को, सबको मतलब वहाँ पे रखा जा रहा है। वहाँ पे एक लिबरल एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वहाँ पे एक पनिशमेंट और इस सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। और पीपल डू नॉट डिसलाइक वर्क। वहाँ पे लोग अपने काम को नापसंद नहीं करते। वर्क इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ देयर लाइफ। मतलब वो एक अपने जो नेचुरल प्रोसेस है उसकी तरह ही अपने काम को लेते हैं, और वो बहुत ही एम्बिशियस और रिस्पॉन्सिबल हैं। तो वो किसके अंदर आते हैं, थ्योरी वाई के अंदर आते हैं। क्लियर। तो ये थी डगलस मैकग्रेगर की थ्योरी, जिसमें उसने दो व्यू पॉइंट में इसको बांटा था कि एक नेगेटिवली लेबल्ड लोग थे जो कि बहुत लेजी, लेथार्जिक और इरेस्पॉन्सिबल थे, और एक जो उन्होंने थ्योरी वाई थी उसके अंदर उन्होंने बहुत ही मोटिवेटेड और जो रिस्पॉन्सिबल लोग और एम्बिशियस जो लोग थे उनको कंसिडर किया था। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था। हमारा मोटिवेशन का टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम अपने लीडरशिप के टॉपिक को कवर करेंगे, उसके साथ हमारा मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो ख़त्म हो जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। वीडियो के PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमारी स्क्रीन पर दिया गया है, दैट इज़ edumust1008। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ।